हाँ तो बच्चों, आज मैं तुम लोगों के सामने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। जो फंडामेंटल चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 12वीं क्लास की खास तौर पे एक बात ये है कि 12वीं क्लास में पार्टनरशिप के ऊपर कई सारे चैप्टर्स हैं, जैसे एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, डिजोल्यूशन है और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और साथ में फंडामेंटल भी है। तो कई सारे चैप्टर्स का ग्रुप है और काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का भी ये पूरा का पूरा चैप्टर आता है। तो इसलिए उन सभी चैप्टर्स का बेस समझना बहुत ज़रूरी है। बेस को ही बोलते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है बेस। तो पूरे पार्टनरशिप चैप्टर का बेस समझोगे। अब थोड़ा सा एक बात समझते हैं कि पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों आया। देखो, तुम लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में 11वीं क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसका मतलब क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला पर्सन होता है जो बिजनेस को चलाता है। अब वो अकेला पर्सन जब बिज़नेस को चलाता है तो वो बिज़नेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, यानी कि कैपिटल जो भी वो इंट्रोड्यूस करेगा वो अकेला करेगा। और जब वो अकेला कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो कैपिटल लिमिटेड होगा। फिर उसके बाद वो मैनेजमेंट भी करेगा, खुद ही करेगा। मैनेजमेंट करने के बाद मार्केटिंग का काम भी वो खुद ही करेगा, अकेले ही करेगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट उसी को करना पड़ रहा है, मार्केटिंग उसी को करना पड़ रहा है, कैपिटल उसी को इन्वेस्ट करना पड़ रहा है और बिज़नेस में जो रिस्क होंगे सारा रिस्क भी वो अकेला ही उठाएगा। तो एक अकेले पर्सन को इतने सारे काम करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ जिसको कहते हैं पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है कि कई सारे लोग आपस में मिलते हैं, यानी कई सारे लोग एक ग्रुप बनाते हैं, आपस में इकट्ठा हो जाते हैं, सब के सब कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं और आपस में एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं। तो एग्रीमेंट करने के बाद पार्टनरशिप का जन्म हो जाता है और जब पार्टनरशिप का जन्म हो जाता है तो वहीं से एक न्यू तरह के बिजनेस की स्टार्टिंग हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट आता है, वहाँ पे क्या था, हम वहाँ की बात करते हैं थोड़ा सोल प्रोप्राइटरशिप की। वहाँ पे जो भी प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट कमाया जाता था और प्रॉफिट को कमाकर एक अकेला व्यक्ति ही अपने पास सारा का सारा प्रॉफिट रख लेता था। तुम लोगों ने वहाँ पे बनाया होगा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, वहाँ से ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकालते थे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे। फिर उसके बाद निकालते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। वहाँ से क्या निकालते थे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को उठाते थे और सीधा कैपिटल में ले जाकर ऐड कर देते थे। कैपिटल में ले जाकर ऐड क्यों कर देते थे, क्योंकि सारा एक ही पर्सन का था, सीधा उसकी कैपिटल में जाके ऐड कर दो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट पहले जैसे ही बनेगा, मतलब कुछ चेंज नहीं होगा। मतलब सारा कॉन्सेप्ट वही है। पार्टनरशिप के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सारा का सारा वही है जो तुमने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। जर्नल एंट्री सेम वही होती है, ट्रेडिंग अकाउंट सेम वही बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम वही बनेगा। बस थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, एक नया अकाउंट आएगा जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब होता है बंटवारा, प्रॉफिट का बंटवारा। बंटवारे के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है। वहाँ पे क्या था, प्रॉफिट का बंटवारा नहीं होता। सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट का बंटवारा नहीं होता क्योंकि सारा का सारा प्रॉफिट एक ही इंसान का होता है, तो प्रॉफिट का बंटवारा करने की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्रॉफिट का बंटवारा करने की प्रॉब्लम आती है। प्रॉफिट का बंटवारा करने की प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि सारा का सारा प्रॉफिट किसी एक इंसान का नहीं होता। यहाँ पे प्रॉफिट कई सारे लोगों का होता है, तो उस प्रॉफिट का बंटवारा करना पड़ता है ताकि सही तरीके से बंटवारा हो जाए। तो बंटवारा करने के लिए एक अलग अकाउंट बनता है जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने थोड़ा सा कुछ चीज़ें पहले से नोट की हुई है ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। देखो बच्चों, तुमने 11वीं क्लास में सीखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट। मान लो कि सेल हमारी है 1 लाख रुपये। ठीक है, मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ और क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 20,000 रुपये। इस साइड का टोटल हमारा 1,20,000 रुपये और जिसमें से ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपये, परचेज हमारा 10,000 रुपये, डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा 10,000 रुपये। ये सारी चीज़, ये तीनों 10,000 रुपये हैं। तो 1 लाख प्लस 20,000, 1,20,000, 1,20,000 में से 30,000 गया तो 90,000। तो इस अकाउंट से तुमने क्या निकाला था, ग्रॉस प्रॉफिट। ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, वैसे तो तुम्हें आता होगा, 11वीं क्लास में सीख लिया होगा। तो यहाँ से क्या निकल कर आया, ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आया। ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस हो जाते हैं। मान लो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 30,000 रुपये के, तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट 90,000 रुपये है तो इस 90,000 रुपये में से 30,000 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट घट जाएगा। घटने के बाद नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 60,000 रुपये। देखो बच्चों, तुमने यहाँ तक सीखा हुआ है। अगर ये सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होता तो क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता। यहाँ से नेट प्रॉफिट निकालते और नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में ले जाकर ऐड कर देते।
लेकिन ये सोल प्रोप्राइटरशिप का क्वेश्चन नहीं है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। यहाँ पे पार्टनर्स हैं, तो यहाँ पे 60,000 रुपये का जो प्रॉफिट है वो किसी एक इंसान का नहीं होगा। अगर 2 पार्टनर है तो 2 लोगों में बटेगा, 3 पार्टनर है तो 3 लोगों में बटेगा, 4 पार्टनर है तो 4 लोगों में बटेगा। ठीक है, जितने पार्टनर्स हैं उतने लोगों में बढ़ जाएगा। तो बांटने के लिए एक अलग अकाउंट खोला जाता है जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस तुम्हारे लिए एक यही नई चीज़ है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन कुछ ज़्यादा ड्रामना चीज़ नहीं है कुछ भी, ये एक सिंपल सा प्रॉफिट का बंटवारे के लिए अकाउंट है। यहाँ क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ। यहाँ पे एक नई चीज़ हो रहेगी, ठीक है, जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ लिखोगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने रुपए का, 60,000 रुपये का। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, देखो ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट आया वो ट्रांसफर हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आया वो ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब बच्चों इसका मतलब ये है कि टोटल प्रॉफिट जो हुआ है ये 60,000 रुपये का हुआ है। अब इस प्रॉफिट का बंटवारा करना है पार्टनर्स के बीच में। तो पार्टनर्स के बीच में जब बंटवारा होगा तो कैसे होगा, जैसे मान लो पार्टनर्स को क्या क्या देना होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अच्छा मैं कुछ अमाउंट नहीं लिख रहा, पार्टनर को और क्या देना पड़ सकता है, सैलरी देनी पड़ सकती है, तो टू सैलरी। पार्टनर को क्या देना पड़ सकता है, कमीशन, तो यहाँ पर कमीशन हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कमीशन हो गया। और पार्टनर को क्या देना पड़ सकता है, चलो मान लो रिजर्व में कुछ पैसा डाल देते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या है कि जो भी 60,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है वो 60,000 के प्रॉफिट को क्या किया गया, कई तरीके से बांट दिया। ठीक है, कैसे कैसे बांटा, कुछ पैसा इंटरेस्ट के रूप में चला गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में चला गया, कुछ पैसा सैलरी के रूप में चला गया, कुछ पैसा कमीशन के रूप में पार्टनर्स में चला गया, कुछ पैसा नहीं बांटा वो रिजर्व में रख दिया, और उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर को मैं TF लिख रहा हूँ, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर। अगर A और B है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस तरीके से, एज कैपिटल अकाउंट और बेस कैपिटल अकाउंट। तो मान लो अगर दो इनको प्रॉफिट मिल जाएगा इस तरीके से और ये अकाउंट बंद हो जाएगा। ये टोटलिंग कर लेते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पे अमाउंट कुछ भी पुट नहीं कर रहा। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट अभी मैं कुछ भी मान नहीं रहा, तो इसलिए सबको क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों इतना कॉन्सेप्ट समझ आया। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट है उस नेट प्रॉफिट का बंटवारे के लिए एक अकाउंट बनता है। अब प्रॉफिट का बंटवारा कई तरीके से हो सकता है। कैसे हो सकता है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ सकता है, मतलब पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई है उस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। हमें पार्टनर्स को सैलरी देनी पड़ सकती है, सैलरी भी प्रॉफिट में से ही दिया जाता है तो प्रॉफिट का ही बंटवारा है। कमीशन देना पड़ सकता है, कुछ प्रॉफिट ना बांटे, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट ना बांटे, इस प्रॉफिट को फ्यूचर में बांटेंगे या फ्यूचर में कहीं इस्तेमाल कर लेंगे, तो कुछ को रिजर्व में रखा जा सकता है। और इन सबको घटाने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो उस प्रॉफिट को अपनी रेशियो में बांट सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बन जाता है। अब हम बात करते हैं आगे कि जो ये वाला प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हमेशा सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अगर सही हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर गलत है तो हमें हमारे सामने थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करते हैं कि ये गलत कैसे हो सकता है। तो देखो कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई आइटम यहाँ पे डिडक्ट ना किया गया हो। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई आइटम यहाँ पे डिडक्ट नहीं किया गया तो वो प्रॉफिट गलत निकल गया, तो हमें उस प्रॉफिट को सही करना पड़ता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे कोई एक एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई हमारे पास काम करता है और एम्प्लॉई को सैलरी देनी है। हमने क्या किया, एम्प्लॉई को सैलरी नहीं दी। तो अगर हमने एम्प्लॉई को सैलरी नहीं दी तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो सैलरी डेबिट नहीं हुआ, जिससे हमारा जो ये प्रॉफिट है गलत आया है। तो उस केस में हमें प्रॉफिट को करेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे करेक्ट करके प्रॉफिट को लिखना पड़ेगा। हम गलत प्रॉफिट को यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से मान लो कि हम डेप्रिसिएशन को लिखना भूल चुके हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब अगर हम डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना भूल जाएंगे तो जो हमारे प्रॉफिट आ रहा है फिर गलत आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा,
उस डेप्रिसिएशन को यहाँ से घटा देना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया हुआ है तो लोन पे जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो इंटरेस्ट भी एक एक्सपेंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था। अगर वो डेबिट नहीं हुआ है तो ये जो प्रॉफिट निकल कर आएगा वो गलत आएगा। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई भी आइटम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिडक्ट नहीं हुआ, डिडक्ट ना होने की वजह से हमारा प्रॉफिट गलत आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको डिडक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई एक्सपेंस था 10,000 रुपये, मान लो 5,000 का कोई एक्सपेंस था डेप्रिसिएशन का, ठीक है। वो डेप्रिसिएशन हम यहाँ पर लिखना भूल चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने वो डेप्रिसिएशन नहीं लिखा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो डेप्रिसिएशन ना लिखने से हमारा ये जो 60,000 का प्रॉफिट है वो गलत आया है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको ठीक कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 60,000 रुपये और हम 5,000 रुपये को घटा लेंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। हम डेप्रिसिएशन नाम का एक खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में घटाना भूल चुके थे, जिससे ये हमारा 60,000 का प्रॉफिट आया, ये गलत आया है। तो हमें इसको करेक्ट करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से घटा लेंगे, ठीक है। और यहाँ से घटा के इसको कितना कर देंगे, इसको हम कर देंगे 55,000 रुपये, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से कोई भी खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर हम घटाना भूल चुके हैं तो हमें क्या करना है, उसे हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेक्ट करना है, ठीक है। करेक्ट करने के बाद उसकी फिगर यहाँ लिखनी है, ठीक है बच्चों। अब एक बात और समझते थोड़ा सा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी खर्चे दिखाए जाते हैं उन खर्चों को हम बोलते हैं चार्ज, ठीक है बच्चों। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी खर्चे दिखाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, चार्ज। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी खर्चे दिखाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। तो बच्चों एक बात और समझ लो, दो चीज़ें होती है, एक होता है चार्ज होता है, एक होता है एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी खर्चे दिखाए जाते हैं वो चार्ज होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी चीज़ें दिखाई जाती है वो एप्रोप्रिएशन होती है। अब थोड़ा सा फ़र्क समझ लेते हैं कि चार्ज में और एप्रोप्रिएशन में क्या फ़र्क है। तो जो चार्ज होता है बच्चों कंपलसरी होता है, देना ही पड़ता है, ये खर्चा करना ही पड़ता है, तुम इस खर्चे से बच नहीं सकते। लेकिन एप्रोप्रिएशन जो होता है ये प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। प्रॉफिट होगा तो हमें प्रॉफिट का बंटवारा करना होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो हमें प्रॉफिट का बंटवारा नहीं करना होगा। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है प्रॉफिट का बंटवारा, ठीक है। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का बंटवारा हो जाएगा, ठीक है, यानी एप्रोप्रिएशन होगा। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो प्रॉफिट का बंटवारा नहीं होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, हम पार्टनर को सैलरी नहीं देंगे, हम पार्टनर को कमीशन नहीं देंगे, हम रिजर्व में प्रॉफिट ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ठीक है, और हम किसी भी पार्टनर में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। लेकिन बच्चों चार्ज की बात करते हैं, डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। डेप्रिसिएशन एक चार्ज है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। अगर हमें प्रॉफिट नहीं भी होगा तो भी हमें डेप्रिसिएशन लगाना ही पड़ेगा, डेप्रिसिएशन हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, अगर हमें प्रॉफिट ना भी हो, हम लॉस में जा रहे हो तो भी हमें सैलरी देनी पड़ती है एम्प्लॉय को, ठीक है। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर हमने लोन लिया हुआ है उस पर इंटरेस्ट देना है, अगर हमें प्रॉफिट ना भी हो रहा हो तो भी हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, ठीक है। तो चार्ज का मतलब होता है वो खर्चे जो हमें देने ही पड़ते हैं, हमें करने ही पड़ते हैं, हर हालत में करने पड़ेंगे, वो चार्ज कहलाते हैं। और चार्ज नेचर के सारे खर्चे कहाँ आते हैं, चार्ज नेचर के सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट का बंटवारा, प्रॉफिट होगा तो ये मिलेगा, इसका यानी डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट का, और प्रॉफिट नहीं होगा तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। बच्चों इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कंपलसरी नहीं होता, सैलरी देना कंपलसरी नहीं होता, कमीशन देना कंपलसरी नहीं होता, रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र करना कंपलसरी नहीं होता, और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ए और बी में करना कंपलसरी नहीं होता। क्यों, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। अगर बाई चांस मान लो प्रॉफिट कम है तो क्या होगा बच्चों, अगर प्रॉफिट कम होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, मान लो प्रॉफिट कम है, ठीक है, और इनको देना ज़्यादा है तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, इनको जितना प्रॉफिट है उतना ही मिलेगा। मान लो प्रॉफिट 55,000 रुपये है, लेकिन इन लोगों को वादा किया गया था कि तुम्हें ज़्यादा मिलेगा, इन लोगों को टोटल मिला के 60,000 या 70,000 देना है, तो इन लोगों को 60 या 70,000 देना, लेकिन प्रॉफिट तो 55,000 है, तो क्या होगा, तो नहीं देंगे, 55,000 तक ही देंगे, यानी प्रॉफिट तक ही लिमिटेड होता है, प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। तो एक बात और समझ लेते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ, एक मिनट।
हाँ तो बच्चों एक बात और समझ लो अच्छे से कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं आपस में उनमें फ्यूचर में प्रॉफिट को लेके कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रॉफिट को लेके कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो जाए उनके बीच में। तो इस चीज़ से बचने के लिए सारे पार्टनर्स क्या करते हैं, आपस में एक एग्रीमेंट तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो एग्रीमेंट को ही कहते हैं पार्टनरशिप डीड। उस डीड के अंदर बहुत सी बातें लिखी होती है, मैं सारी बातों का एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं सिर्फ उन्हीं बातों का एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, 16, 17, 18 चीज़ें हैं। ठीक है, एक एक करके बताऊंगा। वैसे तुमने 11वीं क्लास में बिजनेस स्टडी में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ उन बातों को डिस्कस कर रहा हूँ जो अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपस में सारे के सारे पार्टनर मिलकर प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा उसके लिए एग्रीमेंट कर लेते हैं। जैसे कि ऐसा भी हो सकता है, अगर मान लो एग्रीमेंट नहीं करेंगे तो कोई पार्टनर ये कह सकता है भाई मैं काम करता हूँ ज़्यादा तो मुझे ज़्यादा सैलरी दो। कोई पार्टनर कहता है मैं नाइट कर रहा हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा सैलरी दो। ठीक है, इस तरीके से प्रॉफिट को लेके कोई पार्टनर कह सकता है कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए। ठीक है, मैं प्रॉफिट का ज़्यादा शेयर लूँगा तो तुम कम प्रॉफिट का हिस्सा लो। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो बच्चों इन प्रॉब्लम से बचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन प्रॉब्लम से बचना बहुत ज़रूरी है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया जाता है, आपस में एक एग्रीमेंट तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो एग्रीमेंट तैयार कर लेते हैं और एग्रीमेंट में सारी बातें लिख दी जाती है कि कौन से पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, मतलब ये सैलरी प्रॉफिट का ही बंटवारा है। कमीशन दिया जाएगा किसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा या दिया नहीं जाएगा, सारी बातें लिखी जाएगी। किसी पार्टनर ने अगर इन बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विदड्रॉ किया हुआ है तो वो बिजनेस को ब्याज देगा, कितना ब्याज देगा, यानी कि कितना उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितनी सैलरी देनी है, कितना कमीशन देना है। ठीक है, कितना पैसा रिजर्व में डालना है, ये सब की सभी चीज़ें प्रॉफिट का एक बंटवारा है। ठीक है, तो ये सारी बातें बच्चों एग्रीमेंट में लिखनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखी होती है तो हमारे सामने एक एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ प्रोविजंस हैं वो अप्लाई हो जाते हैं ताकि आपस में उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो। उनमें कहा उस रूल्स के अकॉर्डिंग कहा गया है कि रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड बनाई हुई है तो जो बातें डीड में लिखी हुई है उन्हीं बातों को मानना पड़ेगा। लेकिन अगर डीड नहीं बनाई गई, डीड की अब्सेंस है, मतलब डीड नहीं बनाई गई, तो डीड नहीं बनाई गई तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन अप्लाई होंगे। उसके अकॉर्डिंग ये 5 बातें अकाउंटिंग पर्पज के लिए बताई गई हैं। कहा गया कि प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो होगी वो इक्वल होगी। सारे के सारे पार्टनर्स प्रॉफिट का बंटवारा कैसे करेंगे, इक्वल करेंगे, बराबर रेशियो में करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा बच्चों, कैपिटल लगाना सारे पार्टनर का फ़र्ज होता है और कैपिटल लगाना सारे पार्टनर का फ़र्ज होता है, तो इसलिए उनको प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए उनको क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ठीक है, अगर डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो दे देंगे, कुछ नहीं लिखा तो नहीं देंगे। इसी तरीके से किसी पार्टनर ने अगर पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लेंगे, तो यहाँ पे लिखा है नो इंटरेस्ट इज़ टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे। सैलरी और कमीशन देंगे क्या, नो सैलरी और कमीशन शैल बी अलाउड, सैलरी भी नहीं देंगे, कमीशन भी नहीं देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेंगे, प्रॉफिट को इक्वल बांटेंगे और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अच्छा बच्चों, अगर कई बार ऐसा भी होता है कि पार्टनर क्या करता है, बिजनेस को लोन दे देता है। जैसे कैपिटल तो देता ही है वो, लेकिन कैपिटल के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देता है बिजनेस को। तो अगर वो बिजनेस को लोन दे रहा है तो अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में लिखा हुआ है तो हम उसको उसी रेट से इंटरेस्ट देंगे। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर कहा गया है कि अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो उस पार्टनर को 6% पर एनम का ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। चलो ठीक है, अगर तुम्हें इतना समझ में आ गया तो इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, फिर एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल, ताकि अच्छे से क्वेश्चन में क्लैरिटी मिल जाए तुम लोगों को। हाँ, तो क्वेश्चन में रीड करता हूँ, तुम लोग स्क्रीन के ऊपर देखो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 को ए एंड बी कमेंस बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹60,000 एंड 20,000। ए और बी इन दोनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने कैपिटल लगाई 60,000 रुपये और बी ने कैपिटल लगाई 20,000 रुपये। आगे लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च 2017 द ट्रेडिंग प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखा बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ डीड। इसमें लिखा प्रोविजन ऑफ डीड मतलब पार्टनरशिप डीड की कोई भी प्रोविजन को नहीं लिया गया
और पार्टनरशिप के किसी भी प्रोविज़न को लिए बिना जो प्रॉफिट है वो 24,000 का, मतलब जो 24,000 का जो प्रॉफिट है ये कैसा प्रॉफिट है जिसमें कोई भी एडजस्टमेंट अभी पार्टनरशिप डीड की नहीं हुई है। तो 24,000 का प्रॉफिट है। तो बच्चों ये चीज़ तो लिख ही लेते हैं पहले। तो 24,000 का प्रॉफिट है, तो यहाँ लिखते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बच्चों ये जो प्रॉफिट है ये 24,000 का, पता है कौन सा प्रॉफिट है? ये प्रॉफिट निकल कर आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। और इस प्रॉफिट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे एडजस्टमेंट हो गए हैं, बस एप्रोप्रिएशन की एडजस्टमेंट बाकी है, एप्रोप्रिएशन करना है हमें। आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। पार्टनर्स को 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। आगे लिखा है बी वाज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम। बी को 6,000 रुपये की सैलरी देनी है। द ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स ए एंड बी वर 6,000 एंड 4,000 रेस्पेक्टिवली। दोनों की ड्राइंग्स दी हुई है, ए की ड्राइंग्स 6,000 रुपये है और बी की ड्राइंग्स 4,000 रुपये है। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर ए बीइंग ₹200 एंड बी ₹100। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है उनसे ए से 200 रुपये लेने हैं और बी से 100 रुपये लेने हैं। आगे लिखा है अज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर। यहाँ पे उनकी रेशियो दी है बच्चों इक्वल, तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी दी है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी इक्वल मतलब दो पार्टनर तो 1:1 उनकी रेशियो हो गई। आगे लिखा है प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज एट 31 मार्च 2017। 31 मार्च को हमें उनका कैपिटल अकाउंट और एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे प्रॉफिट डाल दिया और प्रॉफिट लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चों टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। यहाँ पे कितने पार्टनर्स है? दो, एक ए है तो ए और ये बी है तो बी, ए और बी का नाम लिख दिया। ए की कैपिटल कितनी है? 60,000 और बी की 20,000। तो इस पर इंटरेस्ट दो 60,000 पे 6%, क्योंकि 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और दूसरे का 20,000 है, 20,000 पे 6% 1200। तो 60,000 का 6% 3,600, 20,000 का 6% 1200, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 4,800 रुपये। बच्चों ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरह से प्रॉफिट का ही बंटवारा हो रहा है। प्रॉफिट का बंटवारा एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होता है, तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो प्रॉफिट है उसका बंटवारा इस तरीके से करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देनी है, ए को 6%, बी को 6%, 60,000 का 6% 3,600, और ठीक है ये 60,000 का 6% है, ठीक है बच्चों समझ में आ रहा है? तो ये 60,000 का 6% 3,600 और दूसरे वाले को 20,000 का 6% 1200। कुछ 6 सही से बना दो, ठीक है बच्चों। इतना होने के बाद आगे लिखा है कि सैलरी बी को देनी है। कितने रुपए की सैलरी देनी है बी को? 6,000 रुपये की, और ये 6,000 रुपये पर एनम है, ठीक है बच्चों। तो 6,000 रुपये की सैलरी दे देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टू सैलरी टू बी। अच्छा यहाँ ए और बी दोनों को सैलरी देनी होती तो ऐसे लिखते टू सैलरी, ए और बी का नाम लिखते, ए यहाँ और बी यहाँ। लेकिन यहाँ अकेला एक ही इंसान को सैलरी देनी है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं टू सैलरी टू बी 6,000 रुपये। अगर यहाँ पे बी को भी देना होता तो लिखते ए और बी का नाम लिखते और फिर दोनों की सैलरी दे के टोटल बाहर लिखते जैसे ऊपर किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे सिंगल इंसान है तो इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं टू सैलरी टू बी 6,000 रुपये। इसके बाद बच्चों और तो कुछ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है उनसे। तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए और बी, ठीक है। तो ए और बी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, कितना कितना लेना है? ए से लेना है 200 रुपये और बी से लेना है 100 रुपये, टोटल 300 रुपये। बच्चों अगर हम पार्टनर से, जैसे पार्टनर ने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले, ड्राइंग की हुई है, तो उनसे हम इंटरेस्ट लेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। ये भी एक इनकम है और ये भी एक प्रॉफिट का हिस्सा है, ये भी एक प्रॉफिट है,
ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। पार्टनर अगर पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालता है, ड्राइंग करता है, तो हम उससे ब्याज लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा, इसलिए इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। 300 का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, इसलिए क्रेडिट साइड में जा रहा है। ठीक है, और इसको हम इसी अकाउंट में लिखेंगे क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड है ये, और पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें इसी अकाउंट में आती है। फिर उसके बाद आगे क्या है बच्चों, आगे तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया, सैलरी भी हो गई। ठीक है, अब सीधा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, यहाँ पार्टनर्स का नाम लिखेंगे, जैसे ए है तो एज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, और बी है तो फिर बी का बेस कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये मैंने लिख दिया और ये हो गया क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में एक चीज़ और मांगा हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी मांगा हुआ है, तो हमें इसका कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो इस साइड का टोटल आ रहा है बच्चों 24,300 रुपये, और जब 24,300 में से 6 और 4 10,800 रुपये घटाएंगे तो ये 13,000 रुपये 13,500 का प्रॉफिट आएगा। और 13,500 के प्रॉफिट को अगर हम इक्वली बांट दें तो 6,750, तो 6,750 और 6,750 आएगा। ये समझ में आ रहा है कैसे आएगा? 13,500। मैं फिर से बता देता हूँ जिन बच्चों को नहीं आ रहा। टोटल इसमें से इसको घटाएंगे तो 13,500 का आएगा, तो टोटल प्रॉफिट आ रहा है 13,500, और इसको उनकी रेशियो में बांटेंगे, रेशियो 1:1, तो 1 1 2 को जोड़ दो, 1 1 कितने होते हैं? 2 होते हैं, 2 से डिवाइड कर दो। जब 2 से डिवाइड करोगे तो 6,750 आएगा, और 6,750 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे और 6,750 को जिसको ये डिवाइड करोगे तो 6,750 आ जाएगा, और 1 1 मतलब दोनों को 1 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ठीक है, यानी कि इक्वल। तो 6,750 इसको मिलेगा और 6,750 इसको मिल जाएगा। ठीक है, और टोटलिंग कर देते दोनों साइड, 24,300। देखो बच्चों, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तुमने काफ़ी कुछ सीखा हुआ है 11वीं क्लास में। ओपनिंग बैलेंस इस साइड आता है, तो सबसे पहले लिखोगे टू बैलेंस BD। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं टू बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस बच्चों 60,000 और 20,000 रुपये है। इसने कैपिटल लगाया था 60,000 रुपये, इसने कैपिटल लगाया था 20,000 रुपये, तो हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। अब इनको क्या क्या मिल रहा है वो भी लिख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, यानी देखो कैपिटल अकाउंट इस साइड से प्लस होता है और इस साइड से माइनस होता है, तो 3,600 और 1,200 रुपये मिले हैं, तो यहाँ लिख दो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को मिले हैं 3,600 रुपये, बी को मिले हैं 1,200 रुपये। इससे इनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, इसलिए इसको क्रेडिट साइड में लिखा। सैलरी किसको मिल रही है? बी को, तो लिख दो बाई सैलरी। ए को सैलरी नहीं मिल रही है तो ए में खाली छोड़ दो और बी में लिख दो 6,000 रुपये। फिर उसके बाद प्रॉफिट मिल रहा है 6,750 का, तो यहाँ लिखो बाई, बच्चों शॉर्ट फॉर्म यूज़ करो मैं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों लिखा? क्योंकि ये हम जब लेजर पोस्टिंग करेंगे तो जो ये प्रॉफिट है 6,750 कौन से अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, ये टी कर देता हूँ। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफ़र हो रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नाम देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ 6,750, ये प्रॉफिट है 6,750, ये उनकी कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो बच्चों जो जो चीज़ मिलनी चाहिए थी वो हमने दे दी इनको। ठीक है, इसके बाद पार्टनर्स ने ड्राइंग की हुई है, तो ड्राइंग से उनकी कैपिटल को कम कर दो। ड्राइंग की है उन्होंने तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। कितने रुपए की ड्राइंग की है? इन्होंने ड्राइंग्स की है 6,000 और 4,000 रुपये की। ठीक है, तो इसने ड्राइंग की है 6,000 रुपये की और इसने ड्राइंग की है 4,000 रुपये की। ड्राइंग जो है कैपिटल में से डिडक्ट होता है, तो डिडक्ट करने के लिए हमने इसको डेबिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों,
कितनी, इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 200 थी, इसकी 100 थी, ठीक है। तो इसके बाद क्या करते हैं, ये अकाउंट भी बच्चों कंप्लीट हो गया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर क्यों आया, क्योंकि देखो एक बात और बता दूं, पार्टनर से ना तो कोई भी चीज़ कैश में लिया जाता है, ना ही कोई भी चीज़ कैश में उनको दिया जाता है, ना तो कैश देंगे ना तो कैश लेंगे। उनको कुछ भी देना है उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, उनसे कुछ भी लेना है उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। जैसे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, क्रेडिट कर दिया, सैलरी देना था, क्रेडिट कर दिया, प्रॉफिट देना था, क्रेडिट कर दिया, ड्राइंग का पैसा उनसे वापस लेना है, डेबिट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लेना है, डेबिट कर दिया। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखना, बस यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का ही खेल है। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम अकाउंट्स को बंद कर देते हैं और टोटलिंग करके पता कर लेते हैं कि बैलेंस सीडी कितनी आ रही है। तो बच्चों इस साइड का टोटल आ रहा है 70,350 और 70,350 में से 6,200 घटाओगे तो 64,150 है, और ये आंसर भी यही है, तो ये आएगा 64,150। ये क्या है, टू बैलेंस सीडी 70,350 ये टोटल है। ये बैलेंस सीडी कैसे निकाला, इधर का टोटल करके इसको घटा दिया, तो इसका मतलब कि ए की जो कैपिटल है वो 64,150 रुपये है, और जब अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में 64,150 रुपये की कैपिटल शो होगी। बी का करते हैं, इस साइड का टोटल है 33,950, ठीक है, 20 और 26 और ये 32, 33,000, ये टोटल आ रहा है 33,950, 33,950। तो 33,950 में 4,100 घटा देंगे तो इसकी कैपिटल आएगी 29,850, ठीक है, एक बार चेक कर लो, 29,850 ही है, 29,850, ठीक है बच्चों। ये कैसे आया, इस साइड का टोटल किया, इसमें से इसको घटाया तो 29,850 आ गया। ये बैलेंस सीडी है, बैलेंसिंग फिगर होता है ये, ठीक है। टोटलिंग लिख दूँ यहाँ पे 33,950। तो बच्चों देखो ये पूरा का पूरा टॉपिक एंड हो गया है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं।